नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जाम देने, क्योंकि समय कम है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 8 सितंबर तक जो है सेकेंड फेज के, उसके बाद थर्ड फेज की जस्ट डेट अनाउंस भी हो गई है। तो इतने कम समय में आपको मैथ में क्या देख के जाना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आपका अच्छा स्कोर हो सके। पैटर्न की बात करें 2022 में, तो अब तक जो पैटर्न है एक दिन भी चेंज नहीं किए गए हैं। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी पैटर्न के एक एक प्रॉब्लम लेके मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उनसे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं सभी बातों की चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आपको कल भी पूछा गया था, ये कि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो आपको क्या करना है, 11:60 में से आपको जो है घटा देना है। चूंकि यहाँ दर्पण प्रतिबिंब का मान ही दे दिया है, फिर भी हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 60 में से 15 जाएगा तो 45 बचेगा। और उसके बाद 11 में से 4 गया तो 7:45 जो है एक्चुअल समय होगा, जिसका दर्पण प्रतिबिंब 4:15 होगा। आपको दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, जो है 11:60 में से घटा देना है। आप 12 बजे में से भी घटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा जो है साधारण कैलकुलेशन से थोड़ा भिन्न सोचना पड़ेगा। लेकिन आप फंसिए मत, सिर्फ 11:60 में से आप घटाइए और आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। यहीं पर अगर एंगल पूछा होता, मिनट वाला और घंटा वाले के बीच में, ये भी पूछा जाता है। तो 4:15 में मैं क्या होता हूँ, 11m/2 -30h कर देना है। तो 11m/2 माने मिनट, h माने आवर। तो 11 गुने यहाँ पे मिनट की वैल्यू है 15/2 -30 गुने 4। इसका जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा तो, और दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 11:60 में से घटा देना है। एक क्वेश्चन काफी ट्रेंड में ये चल रही है कि भाई दो ट्रेन होती है, कभी एक ही दिशा में जाती है, कभी विपरीत दिशा में जाती है। यहाँ पे कैसे किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो सापेक्षिक चाल v1 - v2 होता है। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करें तो सापेक्षिक चाल v1 + v2 होती है। इतनी बात ध्यान रखना है। इसके बाद किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से जो है गुना करके। तो आपको ये बात भी ध्यान रहना चाहिए, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ समय बराबर दूरी बट्टा चाल होती है, ये एवरग्रीन फार्मूला आपको जो है याद होना चाहिए। तो आपका रेल से संबंधित प्रॉब्लम सभी बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है, सापेक्षिक चाल मैंने कहा एक ही दिशा में जाता है, घटता है। 60 में से 32 गया तो आपका हो जाएगा 28। सापेक्षिक चाल हो गया 28। आगे मैं देखता हूँ, समय सेकंड में दिया है और दूरी जो है मीटर, मतलब मीटर सेकंड की बात हो रही है। तो मैं 5/18 से गुना करके इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बना लूँ तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। 14 बचे के 70, 70/9 जो है आपका क्या हो गया, चाल हो गया, सापेक्षिक चाल, फाइनल चाल बोल सकते हैं। और आपका जो दूरी कितना है, 250 मीटर। और हाँ, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो एक ट्रेन की लंबाई तो मुझे पता नहीं, वही तो निकालना है, 250 + x। और आपका चाल कितना हो गया, 70/9। और समय कितना लगा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो समय कितना लगा है, 20 सेकेंड। क्योंकि सेकेंड में आपने पहले ही चेंज कर दिया, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स की जो वैल्यू निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप, जब भी बराबर के दोनों साइड रहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपका जो आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी हिसाब में दोनों विपरीत चल रहा होता तो आपका चाल होता 92 हो जाता। फिर मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाता 18 भाई 5/18 से जो है गुना कर देता, तो यहाँ पे ये 9 हो जाते और ये 4 और ये 6, 46 गुने 5/9 होता, इतना हो जाता आपका चाल। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर आता, इसीलिए जो है विपरीत दिशा में एक ही दिशा में यहाँ पे बात कही गई है, उस हिसाब से आंकड़े हमने यहाँ पे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक ही दिशा में कहें तो चाल को घटाना है, विपरीत दिशा में कहें तो चाल को जोड़ना है। और समय बराबर दूरी बट्टा चाल याद रखना है। किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करना है। उसी का उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। एक प्रश्न पूछ ले जाते हैं आपको इससे सिंप्लीफिकेशन के, x + 1/x का वैल्यू 2 है तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है कि x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। 1 + 1/1 बराबर कितने हो जाएंगे, 2। तो आपका 2 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपका 1 है। तो अब x का वैल्यू 1 करोड़ भी रखेंगे तो एक ही होगा, और प्लस कितना भी रखेंगे तो x का वैल्यू तो एक ही होगा।
तो एक एक 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 2 ही होगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा ट्रिकी है, ये रीजनिंग में ज़्यादातर पूछ जाते हैं। इसके बाद अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है और इस बीच में माइनस साइन लगा दिया आपको, तो 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक में से एक गया तो 0, 1 के पावर 4 माइनस 1/1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 के पावर कितना भी कितना होता है, 1 होता है। अब मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड में चलती है कि आपको जो है x प्लस 1/x का पावर कुछ दे देगा, उसके बाद स्क्वायर वाली या 4 वाली फॉर्मेट पूछा जाएगा। मान लीजिए 2 के अलावा ये 3 होता, ये 3 है, x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए कि 3 है सपोज, तो आपको 4 तक पहुंचना है। 4 तक पहुंचना है मतलब कितने बार स्क्वायर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब भी आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको 2 बार स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। अब जो ये रिजल्ट आया, अभी तक आपने स्क्वायर तक पहुंचा, अब आपको पावर 4 तक पहुंचना है, फिर से स्क्वायर कीजिए, 49 माइनस 2 कितने हो गए, 47 आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है भाई। ये मान लीजिए 3 है, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 गुने x गुने 1/x होगा, बराबर 3 3 के 9 होगा, x से x कट जाएगा, ये 2 उस साइड जाके घट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक बार में स्क्वायर तक पहुंचे 7, फिर अगली बार प्रोसेस करेंगे सेम, तो 7 7 49 में से 2 47 आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अगर 3 होता तो, 2 होता तो मैंने वही बताया, x का वैल्यू 1 रख के देखना है। एक प्रश्न आपसे सब दिन पूछा जाता है, गोला आयतन। गोला आयतन क्या होता है जी, गोला आयतन होता है 4/3 फाई आर क्यू होता है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली मान पुट कर देना है, इसमें सिर्फ आप सूत्र याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा झोल नहीं है। गोला का आयतन का ये सूत्र हो गया। गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो जानते ही है, इसमें पुट करना है, आपका काम हो जाएगा गोला के चैप्टर से। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आयतन दिया, आयतन निकालना है, त्रिज्या 7 है, तो 4/3 गुने पाई मतलब 22/7 गुने 7 को हम 3 बार गुना करेंगे, आर क्यू है, तो यहाँ पे एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, 21 7 7 49 गुने 88, 49 गुने 88/3 उसकी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे। चलते हैं आगे। गोला में कुछ ज्यादा नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है और आयतन पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाए गए हैं जो वर्ग के सभी भुजाओं को छूता है। ठीक है, एक वृत्त जो बनाए गए हैं वर्ग की सभी भुजाओं को छूता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस प्रकार का इसका फिगर बना लेंगे कि भाई इसके दोनों इंटरनल और बाहरी दोनों मैं दिखा देता हूँ। एक वर्ग है जिसके बोल रहे हैं कि इसका जो है 14 सेमी की भुजा है, और एक वृत्त बनाया गया जिसके इनको चारों जो है भुजा को टच करता है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक है कि वृत्त ही बाहर है और जो है वर्ग आपके अंदर है। ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इस दोनों में आपको मैं रेडियस निकाल दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं इसमें बात करूं, अगर इसमें ए भुजा है तो ये व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ए। इस वाले के लिए मैं इसको लाल से कर देता हूं, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r बराबर ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो, आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अब a/2 तो पाई a²/4 जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब इस वाले की बात करें तो आप देख लीजिए, जो वृत्त का व्यास रहेगा वो वर्ग का जो है विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a। अगर इसका वैल्यू a दिया है तो √2a बराबर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, r बराबर a/√2 होगा। तो यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है, आपको कैसे बन पड़ता है वैसा आपको करना है। इस वाले केस में देखिए, जो वर्ग की भुजा है वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है। इस वाले केस में देखिए, जो वृत्त का व्यास है वो जो है वर्ग के विकर्ण के रूप में काम कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और रेडियस जब निकल जाती है तो वृत्त के कोई भी पार्ट आप निकाल सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या देख के जाना है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो है ये ना फील हो कि ये चीज नहीं आता है मुझे। अब यहाँ पे मैंने एक रखा है, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस पर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, आपको खुद ही जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इस प्रकार का वर्ग है, मैं छोटा सा बनाता हूँ। इसके अंदर एक वृत्त बना है तो चारों कोने को टच करेगा,
तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया जब भी अंदर में वृत्त रहता है तो जो वर्ग की भुजा है, ये जो वर्ग की भुजा यहाँ पे 10 दिया है, ये नहीं दिया है, यहाँ पे 10 है, तो ये 10 क्या काम करने लगेगा, 10 काम करने लगेगा व्यास का। अब व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, 2r बराबर 10, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और r बराबर 5 हो जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 5 25 और पाई को मैंने मान नहीं रखा अभी, तो 25 पाई आंसर हो जाएगा। आप चाहे ऑप्शन में पाई का मान है तो आप पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। एक प्रश्न आपको इससे देखने को मिला होगा और अभी तक आप देखे होंगे कि इस प्रकार का एक दे देता है ना, और आपको जो है इससे ये नहीं पूछा जाता है कि x का मान निकालिए, इससे ये पूछा जाता है कि मूलों का योग क्या होगा। तो पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा। कैसे बैलेंस करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0, इसके फॉर्म में आपका होना चाहिए, तभी आप जो है ये सूत्र लगा सकते हो। तो पहले इस फॉर्म में अभी ये है क्या, नहीं है इस फॉर्म में, तो मुझे लाना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, अब इस फॉर्म में आ गया है, देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो मूलों का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो मूलों का योग होता है माइनस b/a। अगर इसी समीकरण के लिए मूलों का योग मुझे पूछा जाए तो 8/1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -8 और माइनस पहले सूत्र से आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और एक कहाँ से आया, तो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो कम से कम 1 है। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर होता तो 8/3 हो जाता। आई होप आपको मूलों का योग समझ में आ गया होगा। अब मूलों का गुणनफल की बात करें तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब c कौन सा है, ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट b है, और लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा c है, जो कांस्टेंट होता है, उसके साथ कोई भी जो है वेरिएबल नहीं होता है, तो वो होता है हमारा c। तो यहाँ पे c कितना है 16 हो जाएगा आपका c/a, यानी मूलों का गुणनफल 16 हो जाएगा मूलों का गुणनफल। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आप लिख सकते हैं इसको, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मूलों का योग होता है माइनस b/a, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है गुणज, तो 1 है, तो 8/1 हो गया। मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में है और एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है, तो 16 हो जाएगा गुणनफल, और योग हो जाएगा 8। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मूलधन और दिया रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, साधारण ब्याज भी पूछा जा जाता है, या फिर 2 वर्ष में अंतर पूछा जाता है। मैं तो तीनों बात यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मूलधन 2000 रुपया है, उसके बाद आपका जो है रेट 10% है, और उसके बाद जो है समय 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 2 ईयर के लिए, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या बताया है कि आपको रेट को जो है इस फॉर्म में ढाल देना है 2r r स्क्वायर में। तो यहाँ पे रेट कितना है 10% है, तो मैं 10 दूनी के 20 और 10 दही के 100 हो जाता है। यहाँ पे 3 वर्ड मुझे कभी नहीं चाहिए, 3 अंक मुझे यहाँ पे 2 ही अंक चाहिए, जो ज्यादा रहेगा मैं पीछे वाले में मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ पे 20 में मैं 1 जोड़ दिया, तो यहाँ 0 0 बच गए, और 21% जो है आपको मूलधन का निकाल देना है, और यही आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 21% में अगर मूलधन के लिए का निकालता हूँ तो 2000 का 21/100 अगर मैं कर लूँ तो ये दोनों जीरो कर जाएगा, कि दोनों के 42, 420 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे साधारण ब्याज पूछता, ये चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ के साधारण ब्याज पूछता, तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम का, इतना रेट गुने टाइम प्रतिशत किसका, मूलधन का, ठीक है, यही होता है साधारण ब्याज। तो यहाँ पे 10 दूनी की 20% आपको मूलधन का निकालना होगा, तो 20% मतलब कितना हो जाएगा 400 रुपया जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर 3 साल की बात करता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कैसे रखना है रेट को, 3r स्क्वायर r3, इसी में रखना है आपको रेट को। उसके बाद अगर छमाही हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ वार्षिक है, छमाही होगा तो क्या करते हैं, रेट को हम 2 से भाग दे देते हैं और टाइम को हम 2 से गुना कर देते हैं, तब निकालते हैं। अगर तिमाही हुआ तो रेट को मैं 4 से भाग दे दूंगा और समय को जो है 4 से गुना कर दूंगा। अगर 5 माही हो गया तो तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, रेट को 12/5 से भाग देंगे और समय को 12/5 से गुना करेंगे। डरने की बात नहीं है, जब भी ऐसी बात आएगी तो उस प्रकार से कुछ आंकड़ा दिया रहेगा कि आपका जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, और मैक्सिमम 3 वर्ष तक ही आंसर आएगा, मतलब समय आएगा फाइनल वाली। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 12/5 में कहां से लाया, जिस प्रकार आप छमाही में 12 में 6 से भाग देते हैं, रिजल्ट आता है 2, और 2 के साथ मैंने रेट का भाग दिया था और टाइम को गुना किया था, उसी प्रकार जब 5माही हो जाएगा तो ये तो कटेगा नहीं 12/5, तो इसी रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 12/5 ही रिजल्ट हुआ, तो उसी के साथ ऑपरेशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्म में देखे गए हैं कि आप त्रिकोणमिति का फंक्शन दे देते हैं, एक समीकरण, और आपको जो है जोड़ने घटाने और इसका जो है सरल रूप आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है।
तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। नीचे वाले का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, यही लिखा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखा है, प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा लिखा है। नीचे में मैं एलसीएम लिया तो क्या हुआ, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैं पहले ही तोड़ दूं तो ए स्क्वायर 1 फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बट्टा पर के जोड़ अगर आपका आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, और 1 पहले से पड़ा है तो 2 प्लस 2 साइन थीटा ऊपर में हो गया, है ना। 2 प्लस 2 साइन थीटा ऊपर में हो गया। अब कहाँ से आया भाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होती है एक सूत्र होती है, और एक पहले से, तो 1 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इधर है तो 2 साइन थीटा हो गया। और नीचे में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मैं ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लो तो नीचे वाला कट जाएगा, तो 2 बट्टा कॉस थीटा आपका बच जाएगा। और 2 बट्टा कॉस थीटा कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो इसको, और जैसे ही लिख ले तो 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का ट्रेंड में है, आपको देख के जाना है। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने को बोल रहा है। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ शंकु के बारे में। इसको हाइट बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई, इसको रेडियस बोलते हैं, और ये हमेशा 90 पे रहती है। तो दोस्तों 5 है आपका, क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया है आपका 12, ये एच का वैल्यू कितना है 12, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 5, तो आपको एल निकल जाएगा पाइथागोरस से 144 प्लस जो है 25 हो जाएगा, 169 हो जाएगा आपका, जो है 13 निकल गया एल। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें आप मान आराम से रख सकते हैं बिना डॉट के, तो पाई का मान रख देना है, आर का मान कितना है 5 है, और एल का मान 13 5 65, पाई इसका आंसर हो जाएगा। अब शंकु का एरिया क्या, मतलब आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है वॉल्यूम, ये क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच, मतलब बेलन का आयतन के 1/3 होता है। इसके बाद वक्र पृष्ठ अभी आपने देखा पाई आर एल होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नहीं तो लेट हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे है, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि 7 सेमी त्रिज्या 124 सेंटीमीटर इसका आयतन है। सबसे पहले बेलन को समझिए। बेलन इस प्रकार का होता है, आपने देखे होंगे पाइप वगैरह बेलन की जैसा होता है। इसके जो यहाँ से यहाँ तक होती है ये हाइट होती है, और यहाँ से जो यहाँ तक होती है ये रेडियस होती है। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। मुंह जो दोनों होता है, दोनों जो सिरा होता है ये वृत्ताकार होता है, और बेलन की जो वॉल्यूम होती है ये क्या होती है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज है। तो 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोलेगा टोटल, तो क्या होता है 2 पाई आर एच तो होता ही होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथ ही साथ 2 बार जो है सर्किल का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, क्योंकि ऊपर का मुंह और नीचे का मुंह दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो 2 बार क्षेत्रफल जोड़ेंगे दो सर्किल का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन वाला टर्म क्या है, 2 पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्लस आर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। आयतन दे रखा है आपका बेलन में पाई आर स्क्वायर, एच का मान दे रखा है 154, तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मुझे पता नहीं है, आर पता है 7 गुने 7 है, एच पता नहीं है, 154 दिया है। 11 दूनी की 22 होती है, 11 चौका का हो जाता है, 2 सत्ते के 14 हो जाएगा। इसके बाद एक साथ से एक साथ जाएगा। अब ठीक है, ऊपर में 7 नीचे में 7, ये भी कट जाएगा। एच की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है 1 आ गई। अब जो भी आई है, मतलब आंकड़ा तो मैं अपनी तरफ से रखा हूं, तो यहाँ पे अब आपको रख देना है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 गुने 22/7 गुने आर की वैल्यू 7 है, और एच का वैल्यू कितना दे रखा है, एच का वैल्यू अभी 1 निकला था, और आर का वैल्यू कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 8 दूनी के 16 गुने 22 आपका आंसर हो जाएगा। 8 दूनी के 16, 16 गुने 22 जो है आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। आई होप आप समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें मैंने जितना भी डिस्कस किया, इसमें से एक और छूट रहा है, ये है आपका समचतुर्भुज। ये भी एग्जाम में सब दिन पूछा गया है। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है, सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण जो है 90 पे काटती है। उसके बाद विकर्ण अपने आप में आधा आधा में डिवाइड हो जाता है। एरिया क्या होता है इसका, 1/2 गुने D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण। उसके बाद आपको और कुछ करना नहीं है। विकर्ण का मान कुछ ऐसा दिया रहेगा कि आपको पाइथागोरस फॉलो करने लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक विकर्ण D1 का वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अपने मन से, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रख लिया 24 रख लिया, तो D2 का वैल्यू 10 रख लिया,
तो क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएंगे इनके 13, ए का वैल्यू जो आ जाएगा 13 आ जाएगा। कैसे, आधा आधा में बढ़, इसलिए समझा रहा हूँ कि जो आधा आधा बटने की बात की ये आपको समझ में आना चाहिए। 24 है तो 12 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, पेन पे ध्यान दीजिए 12। ये जो 10 है, टोटल विकर्ण 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5। 12 और 5 को पाइथागोरस लगाओगे तो 13 आपका जो भुजा आ जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल को भुजा से कोई लेना देना नहीं, इसका क्षेत्रफल को जो है विकर्ण से लेना देना है। तो आपको विकर्ण हमेशा निकालना पड़ेगा। मान लीजिए भुजा दिया गया है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब या आधार का स्क्वायर घटा के दूसरा विकर्ण आप उसको डबल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आधा आधा ही होता है यहाँ तक। ठीक है, उससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।